देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो चैप्टर है वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। इसकी सभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आप लगा डालिएगा। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो लगा लीजिए, अतिलघुत्तरीय जो क्वेश्चन है वो लगा लीजिए। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल लगा लीजिए। और इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सीधे फार्मूले पर ही बेस्ड है, आपको अलग से उसमें दिमाग नहीं लगाना है। फार्मूला आपको पता रहेगा तो आप उसको लगा डालेंगे। किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा ही नहीं था मेरे पास। ठीक है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी एट ए ग्लैंस में सारे क्वेश्चन जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा आपसे कर ले रहा हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, है ना। एक तो आपका स्वप्रेरण गुणांक पर क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर क्वेश्चन बनेगा, तीसरा फैराडे के लॉ पर क्वेश्चन बनेगा, और चौथा जो है वो एक जो फार्मूला आपका है, ठीक है, याद आ रहा है, कैपिटल V बराबर BVL साइन थीटा। अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई वस्तु जो है मूव करती है, बहुत तेजी के साथ चलती है, तो उसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, यानी विभवांतर जो है क्रिएट हो जाता है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसी पर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। आपके किताब में भी एक क्वेश्चन है उसी तरह का, और ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। तो जैसे क्वेश्चन है मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है। ठीक है, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ है, उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबोत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर लंबी एक छड़ है और वो छड़ जो है वो एक अक्ष के परितः, एक एक्सिस के परितः घूम रही है ऐसे। ठीक है, बात सुना रहे ना। जैसे मान लीजिए ये आपकी, ये मान लो ये छड़ हो गई। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस है, ये एक ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसी के परितः ऐसे ऐसे राउंड में घूम रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस जो वृत्ताकार पथ पर जिस पर वह घूम रही है उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप सीधे बता सकते हैं कि अगर इसकी लंबाई 1 मीटर है तो जाहिर सी बात है कि वो 1 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में घूमेगी। ठीक है ना। कहीं भी इसकी परिधि निकालने का काम पड़ेगा तो 2 पाई r की जगह पर आप 2 पाई l लिख सकते हैं। l का मान 1 मीटर है क्योंकि लंबाई इस छड़ की 1 मीटर है। अच्छा, घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो क्या है, 400 रेडियन प्रति सेकंड, जिसको आप कोणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोणीय वेग। कितना होगा, 400 रेडियन प्रति सेकंड, ये कोणीय वेग है ओमेगा। इतने कोणीय वेग से वो लगातार घूम रही है। बात क्लियर हो गई ना। इतने कोणीय वेग से वो लगातार घूम रही है। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, प्रश्न में पूछ रहा है कि छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है, छड़ के अक्ष के अनुदिश 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब छड़ जो है जब घूम रही है तो पूरे क्षेत्र में, मतलब जहां जहां वो घूम रही है पूरे क्षेत्र में 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इसको मैं बनाऊं वैसे, देखो ये हो गया सेंटर आपका, ये छड़ आपकी हो गई, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर इस छड़ की लेंथ हो गई। ठीक है, और ये ऐसे ही राउंड लगा रहा है, ये राउंड लगा रहा है। जो चुंबकीय क्षेत्र आपका यहाँ पर व्याप्त है वो है 0.5 टेस्ला। ठीक है, इतना चुंबकीय क्षेत्र है ये। क्लियर हो गया ना। अब और कोणीय वेग कितना इसका है, ये है 400 रेडियन प्रति सेकंड, ये आपका कोणीय वेग है। तो पूछ रहा है कि कितना विभवांतर क्रिएट होगा यहाँ और यहाँ, छड़ के दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर क्रिएट होगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, आपको पता है V इक्वल टू होता है BVL। ठीक है ना, V इक्वल टू क्या होता है, BVL साइन थीटा भी होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या करेंगे हम, यहाँ 1 कर देंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ये ऐसे जब वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र को काटते हुए हो जाएगा। ठीक है ना, तो थीटा का मान 90 अंश होगा, साइन 90 की वैल्यू के, इसका मतलब मैक्सिमम जो विभवांतर क्रिएट होगा वो BVL के बराबर होगा।
ठीक है। इसमें b की वैल्यू तो हमको पता है, ये दिया है 0.5 या इसको हाफ लिख देंगे हम। लंबाई छड़ की दिया गया है 1 मीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर वेलोसिटी है, वेग है, ठीक है, यही वेग आपको पता करना है। ये तो कोणीय वेग दिया है, ये ओमेगा जो दिया गया है क्या है, ये कोणीय वेग है, ठीक है ना, ये आपका कोणीय वेग है। और आपको निकालना क्या है, ये आपको निकालना है रेखीय वेग। क्या निकालना है यहाँ पे, आपको रेखीय वेग निकालना है, ठीक है ना। रेखीय वेग आपको पता है v क्या होता है, आर ओमेगा। ये 11th की बुक में आपने पढ़ा होगा, v आर ओमेगा। ये कोणीय वेग में और रेखीय वेग में संबंध का फार्मूला है। अगर कोणीय वेग हमको ओमेगा दिया गया है और आर जो है वो पथ की त्रिज्या है, रेडियस है, तो v जो है वो आर ओमेगा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे आर की जगह पे एल हो गया, चलो इसको हम कर दे रहे हैं एल ओमेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है क्या, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक है और वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो जब ये राउंड करेगा, जब ये छड़ हमारी राउंड करेगी, तो उस समय छड़ के सभी सिरों का जो छड़ के सभी जो पार्ट है, जैसे यहाँ वाला कण भी घूमेगा, यहाँ वाला कण भी घूमेगा, यहाँ वाला कण भी घूमेगा, यहाँ वाला कण भी, सारे कण घूमेंगे वृत्ताकार पथ में। लेकिन सबका जो रेखीय वेग है वो अलग अलग होगा। कोणीय वेग तो सबका बराबर होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कोणीय वेग का मतलब क्या हुआ, प्रति एकांक समय में घूमा हुआ कोणीय विस्थापन। तो जितने टाइम में ये 90 घूमेगा, ये वाला बिंदु, उतने टाइम में ये भी 90 घूमेगा। तो ये तो साथ साथ चले, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना घूम लेगा, घूम जाएगा 360, ये पूरा घूम जाएगा तब भी 360 घूमेगा। तो कोणीय वेग तो सबका बराबर होगा, लेकिन रेखीय वेग जो है वो सभी बिंदुओं का अलग अलग होगा, क्योंकि त्रिज्या सबकी अलग अलग होगी। यहाँ जो कण घूमेगा उसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर हो जाएगी, यहाँ वाले कण की त्रिज्या कम होगी, यहाँ वाले कण और कम होगी। तो ये छोटे वृत्त में घूमेगा, ये वाला छोटे वृत्त में घूमेगा, ध्यान दो जरा, ये छोटे वृत्त में, ये और बड़े वृत्त में, ये और बड़े वृत्त में, ये सबसे बड़े वृत्त में घूमेगा, समझ रहे हैं। तो सबका जो रेखीय वेग है वो अलग अलग होगा। तो फिर हम रेखीय वेग क्या रखेंगे, ये समस्या है ना। देखो जो कण यहाँ घूमेगा उसका रेखीय वेग 0 होगा, वो कहाँ घूमेगा ही, बिल्कुल सेंटर पर है, तो उसकी त्रिज्या 0 हो गई, तो उसका रेखीय वेग 0 हो गया। तो यहाँ का रेखीय वेग 0 हो गया, और यहाँ पर जो कण है इसका रेखीय वेग हो गया एल ओमेगा, ये वाला, क्योंकि वो यह त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है। तो यहाँ से रेखीय वेग बढ़ते 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 तब जाकर एल ओमेगा होगा। इसलिए आपको एक औसत रेखीय वेग निकालना पड़ेगा, समझ गए बात को, औसत रेखीय वेग। और वो कैसे निकलेगा, v हो जाएगा 0 + एल ओमेगा डिवाइड बाई 2। आपको औसत रेखीय वेग निकालना पड़ेगा। तो सेंटर का जो रेखीय वेग होगा वो 0 हो जाएगा, और जो शीर्ष वाला किनारे वाला पोर्शन है यहाँ का जो रेखीय वेग है वो क्या हो जाएगा, एल ओमेगा हो जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 एल ओमेगा। अब ये जो फार्मूला है अगर आप लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, v आप देखो v की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, 1/2 एल ओमेगा इंटू एल ऑलरेडी यहाँ पे गई है, ठीक है। तो v हो जाएगा 1/2 b, अब ओमेगा यहाँ कर दिया हमने, इंटू एल स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद भी कर लीजिए, ऐसे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये फार्मूला आप याद भी कर लीजिए। और इस फार्मूले में अब आपको सब चीज पता हो गई है। जैसे यहाँ पे v क्या हो जाएगा, 1/2, चलिए कैपिटल B की वैल्यू क्या है, यही जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हो जाएगा 1/2, 0.5 है ना, तो 1/2 हुआ। ओमेगा कोणीय वेग है, कोणीय वेग जो है 4 मीटर/सेकंड है, इनटू एल, लंबाई होगी एल छड़ की, तो 1 मीटर है, 1 का वर्ग 1 होगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे जमा हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का जो विभवांतर है वो क्रिएट होगा इस छड़ के दोनों सिरों पर, समझ गए होंगे आप, है ना। देखिए एक क्वेश्चन और इस तरह का है, बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, ये आपकी किताब में है, लास्ट में देखो मित्रों वाली किताब में है, उसमें भी हुआ, दोनों हो गए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए,
इसमें लिखा है 15 × 10⁻², 15 × 10⁻² मीटर लंबी छड़ की लंबाई जो यहाँ 1 मीटर थी उसको चेंज कर दिया हुआ है। 15 × 10⁻² मीटर लंबी धातु की एक छड़ अपने एक सिरे के परितः एक समान कोणीय वेग 60 रेडियन/सेकंड से घूम रही है। कोणीय वेग दिया हुआ है और जिस वृत्त में वो घूम रही है उस वृत्त की त्रिज्या भी दिया हुआ है। 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन अक्ष की दिशा में लगा है। घूर्णन अक्ष की दिशा में 0.1 टेस्ला b का मान भी दिया हुआ है। तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला हुआ ना ये, तो अब आप इसको याद कर लीजिएगा। ये आप सूत्र याद कर लो, कैसे आया है वो समझा दिया आपको मैं। V = या विद्युत वाहक बल है उसको हम E भी दिखा सकते हैं। अगर पूछता है विभवांतर कितना है तो V से डिनोट कर दीजिएगा। विद्युत वाहक बल पूछता है तो E से डिनोट कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कैपिटल B ओमेगा × L²। सारी चीज दिया हुआ है, आप रखेंगे फार्मूले में तो आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए अब जैसे स्वप्रेरण गुणांक में तो सीधे फार्मूले पर क्वेश्चन आता है। स्वप्रेरण गुणांक समझ रहे बात को, उसका फार्मूला जो है L = -E/ΔI/ΔT। ये फार्मूला आपका है, आप जान ही रहे इस चीज को। तो अगर कहीं पर दिया हुआ है कि 5 सेकंड के भीतर धारा 0.2 एम्पियर से बढ़कर 0.6 एम्पियर हो गई, धारा में परिवर्तन बता दिया है, ठीक है, और टाइम दिया है कितने टाइम में हुआ है, तो आप डेल्टा आई निकाल लीजिएगा। धारा में जो चेंजिंग हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, और साथ ही साथ कितने टाइम में परिवर्तन हुआ है वो टाइम आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो डेल्टा आई और डेल्टा टी आपको पता हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत वाहक बल तो दिया ही होगा, मान लीजिए कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए है किसी कुंडली में, है ना, 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। मतलब धारा जो है शुरुआत में क्या है 0 एम्पियर है, शुरुआत में 0 धारा है, और वो 0.1 सेकंड में बढ़ करके 5 एम्पियर धारा हो गई। तो धारा में परिवर्तन कितना हो गया, 5 एम्पियर का परिवर्तन हो गया। सिंपल सी बात है। कितने टाइम में हुआ है, 0.1 सेकंड में हुआ है, जिसे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, 20 वोल्ट का। तो E की वैल्यू क्या हो गई, 20 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा I की वैल्यू हो गई 0 से 5 एम्पियर धारा हो गई है, तो यहाँ डेल्टा I की वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर बटे डेल्टा T की वैल्यू क्या है, टाइम बढ़ी 0.1 सेकंड का टाइम। रख करके आप सॉल्व करेंगे, ऐसे मिल जाएगा। माइनस को आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जब भी आप लगाएंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जो माइनस चिन्ह आपका है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सीधे जो माइनस चिन्ह है वो ये दिखाता है कि उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है ना, तो संख्यात्मक रूप से जब करेंगे तो माइनस को इग्नोर करके आप रखेंगे, छोड़ देंगे, फिर मान रखेंगे तो आपको ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो इस तरह क्वेश्चन मान लीजिए है। अच्छा, इसी स्वप्रेरण गुणांक में एक और आपको मिलता है फॉर्मूला, L = क्या मिलता है, m∅ डिवाइड बाई क्या होता है यहाँ पे I, m∅ डिवाइड बाई। ठीक है ना, मतलब संपूर्ण फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या m∅ में प्रवाहित धारा से डिवाइड कर देंगे, इससे भी निकलता स्वप्रेरण करते। इसका जैसे क्वेश्चन कौन सा होगा, जिससे कहा है 100 फेरों वाली एक कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है। 100 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा लिख कर लगा नहीं रहा हूँ, लगा लीजिएगा। ठीक है, 1000 फेरों की कुंडली है, n की वैल्यू क्या है, 1000 है। जो कुंडली हमारी है उसमें फेरों की संख्या क्या हो गई, 1000 है। तो 1000 फेरे इसमें है,
और कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यहाँ जो धारा बह रही है वो कितनी है? 2.5 एम्पीयर की धारा है। कितना चुंबकीय फ्लक्स है उसका कुंडली का? 1.4 × 10⁻⁴। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू हो गई 1.4 × 10⁻⁴। तो ये आपका तीनों पता है मान आपको, n पता है, फाई पता है, आई पता है, रख करके डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका काम, एल की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बात को? ये ऐसे मिल जाएगा। फिर देखिए जैसे है एक वायुयान, ध्यान देने मिल रहा है, एक वायुयान है जिसके दोनों पंखों के नोकों के बीच की दूरी 30 मीटर है। समझ रहे बात को? देखिए एक वायुयान है ना। अच्छा, वायुयान जब उड़ता है हवा में तो आपको पता है कि वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के किस घटक को काटता है? ऊर्ध्वाधर घटक को काटता है। वायुयान जो है, वायुयान जब उड़ेगा हवा में तो उसके पंखे ऐसे ही तो रहेंगे। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जब उसके घटक निकालेंगे आप तो एक घटक हो जाएगा क्षैतिज और दूसरा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर घटक हमारा जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, और वायुयान चलेगा क्षैतिज रूप में, पृथ्वी के तल के समांतर चलेगा। तो पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक है चुंबकीय क्षेत्र का, उसको वो काटेगा, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दिया रहेगा तो उसका ऊर्ध्वाधर घटक निकालना पड़ेगा, वही जो है एक्चुअल चुंबकीय क्षेत्र होगा। चलिए, तो वायुयान है, उसके दोनों नोकों के बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर। अब यहां समझो कि जो चालक हमारा है, जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, उस चालक की लंबाई है 30 मीटर। वही जो पंखों के नोक हमारे हैं वही तो मूव कर रहे हैं, तो वही हमारा चालक हो गया। तो चालक की लंबाई कितनी हो गई? L = 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है ना। चलिए, यह 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नीचे उतर रहा है। अच्छा, ये नीचे उतर रहा है, ठीक है ना। 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या कर रहा है? ये नीचे उतर रहा है। इसका वेग जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, इसको बना लीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में। चलिए, तो इसका वेग निकाल लेते हैं, v बराबर जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड में। किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा कर दिया हमने। ये आप कितना हो जाएगा? 6 से काट दीजिए, 6 × 18 हो गया और 6 × 5 30 हो गया, 50 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 250/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। इतने वेग से वो नीचे उतर रहा है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है फिर इसमें? तो इसकी पंखों के नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। पंखों की नोकों के बीच जो प्रेरित विभवांतर है बताना आपको है, ठीक है ना। ये पूरब पंख उसकी किधर है? पूरब पश्चिम में है। एक पूरब दिशा में पंख है, एक पश्चिम दिशा में है, और वो नीचे उतर रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर वो नीचे उतरेगा, ठीक है, तब वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेगा, ठीक है। अगर वो केवल चलेगा, मतलब वायुयान जो है उड़ेगा केवल हवा में पृथ्वी के तल के समांतर, अगर वो पृथ्वी के तल के समांतर चलेगा तब तो जो है वो ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा, वर्टिकल कंपोनेंट को काटेगा। अगर वो नीचे उतर रहा है या ऊपर जा रहा है, मतलब या तो लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में वो किसको काटेगा? क्षैतिज घटक काटेगा, यानी BH हॉरिजॉन्टल जो घटक उसका है उसको काटेगा। तो कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर आपका कितना होगा? एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हो, ठीक है ना, पंख उसके किधर हो? उत्तर दक्षिण दिशा में, तब जो है विभवांतर क्या होगा? मतलब एक बार ऐसे है वो और दूसरी बार कैसे है? पंख उसका ऐसे है। तो अब यहां ध्यान देना, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो उत्तर दक्षिण होता है। किधर होता है? उत्तर दक्षिण होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण है। तो जैसे ध्यान दो, ये साउथ है आपका, ये आपका नॉर्थ, ठीक है ना।
ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया पृथ्वी का, तिरछा ऐसे रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल घटक हो गया नीचे की तरफ, वर्टिकल हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो जब उसके पंख जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ही है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में पंख भी उसके हो गए और इसी दिशा में जो है वो चुंबकीय क्षेत्र भी है, और वो नीचे उतर रहा है, तो उस अवस्था में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ऐसे उतरेगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र को वो काटेगा, और अगर ऐसे उतरेगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर उतर रहा है, इसका मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में पंख उसके हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी है और वो नीचे उतर रहा है, थीटा मान 0 हो गया। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, पंखों के सिरों पर कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। जो दूसरा वाला पार्ट इसका है, दूसरा वाला पार्ट कर रहा है कि यदि उसके पंखे उत्तर दक्षिण दिशा में हो तो बताइए विभवांतर कितना प्रेरित होगा। तो दूसरा वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा होगा साइन 0, तो उसका मान 0 हो जाएगा। पहली कंडीशन में उसका मान होगा, चलिए BH की वैल्यू दिया हुआ है, BH का मतलब जो हॉरिजॉन्टल घटक है जिसको वो काट रहा है, क्या दिया है 0.5 गॉस, ठीक है ना, 0.4 गॉस, ठीक है। एक गॉस में आपको पता है 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होते हैं ना। चलिए, तो विभवांतर क्या प्रेरित होगा, V इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल B V L साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। पूरब पश्चिम उसके पंखे हैं और उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो लंबवत काटते हुए नीचे उतरेगा वो, तो ये 1 हो जाएगा। अब B दिया हुआ है, ये आपको मिल ही रहा है, V दिया है, ये पता हो गया है, L लंबाई 30 मीटर दी गई है, सबको रख गुणा भाग कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 0.1 वोल्ट। क्या आ जाएगा 0.1 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 0.1 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब एक तो आपका इस तरह क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा अन्योन्य प्रेरण देखिए जरा सा, थोड़ा सा अन्योन्य प्रेरण पर जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिलीसेकंड में घट जाती है ना। मतलब टाइम कितना है 4 मिलीसेकंड, ठीक है ना, 4 मिलीसेकंड में ये घट जाती है। इसका मतलब हो जाएगा 4 × 10⁻³ सेकंड, 4 × 10⁻³ सेकंड में ये घट जाती है, ठीक है ना। कितना घट जाती है, ये घटती है आपकी 0.8 एम्पियर धारा है, घट करके 0.2 एम्पियर रह जाती है, 0.8 ठीक है ना, कितना रह जाती है, कितना डिफरेंस आ, कितना परिवर्तन हो गया, 0.6 एम्पियर का परिवर्तन हो गया। भले ही घट रहा है, माइनस मत कीजिए, घटे या बढ़े कोई बात नहीं, परिवर्तन तो हो रहा है। 0.6 एम्पियर का परिवर्तन कितने टाइम हो गया, इतने टाइम हो गया, इतने सेकंड में इतना परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर कह रहा है कि द्वितीय कुंडली जो है, धारा तो प्राथमिक कुंडली में बह रही है, परिवर्तन तो प्राथमिक कुंडली में हो रहा है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको E2 निकालना है, जबकि दिया है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक F की वैल्यू है 1.76 हेनरी, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है फार्मूला E2 = क्या होता है, माइनस, कोई इग्नोर कर दीजिएगा, सूत्र मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस कैपिटल M डिवाइड बाई, ठीक है, E2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा I1 / डेल्टा T। पहले कुंडली में धारा परिवर्तन की दर से दूसरे कुंडली में निकलेगा विद्युत वाहक बल निकलेगा, ठीक है, यही तो अन्योन्य प्रेरण है। अगर डेल्टा I2 / डेल्टा T होगा तो यहाँ पर E1 निकलेगा तब, तो M की वैल्यू जो दिया गया है 1.76 हो जाएगा, डेल्टा I1 मतलब परिवर्तन 0.6 एम्पियर का हो गया, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा फिर डेल्टा T, डेल्टा T मान कितना है 4 × 10⁻³ इसको ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 264 वोल्ट। क्या आ जाएगा इसका आंसर 264 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, इसमें और कोई अलग से टेक्निकलिटी नहीं है। ये आप इसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा,
फिर कॉपी में लगा लीजिएगा। चैप्टर खत्म हो गया है, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। और 2 चैप्टर बचे हैं, शुद्ध रूप से 2 चैप्टर बचे हुए हैं। और एक चैप्टर तो लंबा है, जो आपका है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, और वो महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, लंबा भी है और महत्वपूर्ण भी है। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें बहुत थोड़ा सा पढ़ना आपको है, 1-2 टॉपिक कट भी गया है और 2-3 टॉपिक उसमें है। तो मुख्य रूप से एक चैप्टर आपको पढ़ना है और वो लंबा चैप्टर है, उसको मैं अगले वीडियो में शुरू करूँगा। तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। मकर संक्रांति भी आ गई है, तो अच्छे से आप मनाइए, ईश्वर आपका कल्याण करें, ठीक है। और आप चूड़ा लाई वगैरह अच्छे से खाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई आपकी ब्रेक ना होने पाए, ठीक ना। और अगला चैप्टर मैं शुरू करूँगा, जितना पढ़ा दिया गया उतना आप एकदम तैयार आपका रहे। जो पोर्शन नहीं है कोर्स में उसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो कोर्स में है उसमें कोई भी पोर्शन छूटने ना पाए, ठीक है। एग्ज़ाम आपका होगा, अच्छे से होगा और पढ़ाई आप करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।